राजनीतिक विकास किसको कहते हैं? व्यवस्था सिद्धांत और संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत। मैंने पॉलिटिकल सिस्टम का उस दिन समझाया था निकिता के साथ, जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी। तो ये जो सिद्धांत हैं, ये केवल पश्चिम की राजनीतिक व्यवस्थाओं के समर्थक हैं। मतलब वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, उनके जो पॉलिटिकल सिस्टम हैं, उनको ये मानते हैं। और जो विकासशील देश हैं या नए बने हुए देश हैं, तो उनकी राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले बदलावों को समझने में ये अक्षम हैं, उनको नहीं समझ सकते हैं। जो नए बने हुए देश हैं, ये बहुत ज्यादा उथल पुथल का शिकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक साख बनाने की इनमें छटपटाहट है, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहते हैं और महाशक्ति बनना चाहते हैं। इनकी कल्चर अलग है और विरासत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इनका अलग है। तो ये जो अप्रोच हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच हो या सिस्टम अप्रोच हो, ये इन चीजों को समझने में, यानी विकासशील देशों के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में कारगर नहीं है। तो ऐसे में लुसियन पाई, आमंड और पवेल, कोलमैन, रिक्स, वीनर, एप्टर जैसे जो जाने माने विद्वान थे पॉलिटिकल साइंस के, इन्होंने विकासशील देशों जैसे नाइजीरिया, म्यांमार, घाना, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे देशों की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक विकास किस मात्रा में हुआ है, इसका अध्ययन किया और एक सामान्य निष्कर्ष निकालने के लिए एक नए उपागम या दृष्टिकोण की खोज कर डाली, जिसे हम राजनीतिक विकास उपागम के नाम से जानते हैं। इस उपागम के द्वारा किसी भी देश के राजनीतिक विकास के स्तरों को मापा जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि राजनीतिक विकास होता क्या है? तो विकास मानव जीवन की विशेषता है। इसी तरह प्रत्येक संस्था, उसका आचरण यानी व्यवहार, सभ्यता, संस्कृति विभिन्न युग की परिस्थितियों के प्रभाव से विकसित होते हैं। हर आदमी में तरक्की करने की चाह होती है और संस्थाओं को देखें, जैसे हम ब्रिटिश संसद का उदाहरण ले लें, जो सभी संसदों की दुनिया में जननी मानी जाती है, मां मानी जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम वहां से निकला है। तो उसने अभी जो वर्तमान में हम देखते हैं कि वो बहुत मजबूत है, वहां पर उसको सॉवर्निटी है, संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया। लेकिन क्या वो शुरू से ऐसी थी? शुरू से ऐसी नहीं थी। राजतंत्र था, तब राजा के पास ज्यादा शक्तियां थी, फिर लंबा एक संघर्ष चला। उसके बाद संसद ने अपना जो वर्तमान में हम उसका रूप देखते हैं ब्रिटेन के अंदर, उसको प्राप्त किया और जनता की आवाज बनी या जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बनी। तो कई क्रम और परिस्थितियों से गुजरते हुए कोई संस्था आज हम देखते हैं कि बहुत विकसित है, तो उसने विभिन्न चरणों को पार किया है। तो विकास एक ऐसी चीज है जिसे मनुष्य के जीवन की हम विशेषता मानते हैं। हर मनुष्य अपनी तरक्की करना चाहता है, विकास करना चाहता है। अब राजनीतिक विकास क्या है? तो इसको लेकर बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रकट किए। जैसे आप देख सकते हैं कि राजनीतिक विकास को किसी ने कहा है कि आर्थिक उन्नति है किसी देश की, आर्थिक तौर पर वो समृद्ध है, तो इसको हम राजनीतिक विकास कहेंगे। या किसी देश में विकसित औद्योगिक संस्थान है, कल कारखाने, बहुत अत्याधुनिक किस्म की मशीनें हैं, हथियार हैं, औजार हैं उसके पास उत्पादन के, तो वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वहां पर।
राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है किसी देश में, तो ये भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास, अपने देश से लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इस तरह की भावना है, मतलब संकुचित नहीं है उनकी निष्ठा अपने गली मोहल्ले और राज्य को लेकर। वो पूरे देश में अपनी निष्ठा को उन्होंने समाहित किया हुआ है, अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए जनता तत्पर है। तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। प्रशासकीय और वैधानिक संस्थाओं का विकास, अगर उस देश में जो प्रशासन के काम को देखने वाली संस्थाएं हैं या कानून के काम को देखने वाली संस्थाएं हैं, वो बहुत विकसित अवस्था में है, डेवलप्ड है, मजबूत है, तो वहां पर राजनीतिक विकास है। अधिकाधिक राजनीतिक सहभागिता, अगर किसी देश में लोग ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एक्टिव रोल प्ले करते हैं, सहभागिता है, उनकी भागीदारी है, तो वहां पर राजनीतिक विकास है। तो इस तरह से अलग अलग नजरिए अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं, अलग अलग तरीके से राजनीतिक विकास को आंका है। तो राजनीतिक विकास को लेकर दो तरह के दृष्टिकोण हैं। एक है एक पक्षीय दृष्टिकोण और दूसरा है बहुपक्षीय दृष्टिकोण। एक पक्षीय दृष्टिकोण ये मानता है कि अगर विकासशील देश अपना राजनीतिक विकास करना चाहते हैं तो उन्हें विकसित देशों का अनुसरण करना पड़ेगा। विकसित देश हैं, उन्होंने जिस तरीके से रास्ते को अपनाकर अपनी तरक्की की है, उसी का अनुसरण करके, उसी को फॉलो करके वो अपना राजनीतिक विकास कर सकते हैं। तो इसको एक पक्षीय दृष्टिकोण बोला जाता है। दूसरा है बहुपक्षीय दृष्टिकोण। अगर विकासशील देश अपना राजनीतिक विकास करना चाहते हैं तो उन्हें अपने देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और संस्कृतियों का विकास पहले करना होगा। बहुपक्षीय का मतलब ही हो गया कि जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उनको पहले डेवलप करना होगा अगर एक देश अपना राजनीतिक विकास करना चाहता है ना। अपने ऐतिहासिक विकास पर उसको ध्यान देना होगा। ऐतिहासिक जो विरासत है उसको आप देखते हैं कि हर देश संभाल कर रखता है, बड़ा गौरवान्वित नागरिक महसूस करते हैं जब उन देखते हैं कि इतिहास में हम पहले ऐसे थे और बहुत समृद्ध रहे। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और संस्कृतियों का विकास, तो ये सब राजनीतिक विकास से जुड़े हुए हैं, तो पहले इनको देखना पड़ेगा। राजनीतिक विकास में लुसियन पाई का विश्लेषण, ये राजनीतिक विकास उपागम के प्रतिपादकों में प्रमुख हैं, मतलब जिन्होंने जन्म दिया उनमें से एक जन्मदाता लुसियन पाई हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास की अवधारणा का विश्लेषण पेश किया है, मतलब एनालाइज किया है इसको। तो जिसमें पहला है जैसे राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में, मतलब पहले से जो मान्यताएं थी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर उनको उन्होंने जांचा परखा है और फिर अपनी राय दी है या कहें कि उसका खंडन किया है। तो एक देश यदि अपना आर्थिक विकास जैसे उद्योग धंधों का विकास, उत्पादन को बढ़ाना, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना जैसे कामों को करना चाहता है तो पहले उसको अपना राजनीतिक विकास करना होगा। सभी जातियों और वर्गों का विकास, लोगों को राजनीतिक नजरिए से जागरूक करना, उनको वोट देने के लिए मोटिवेट करना, तो ये सब राजनीतिक विकास में आते हैं। लेकिन लुसियन पाई कहता है कि राजनीतिक विकास और आर्थिक विकास इन दोनों को मिलाना सही नहीं है, ये तर्कसंगत नहीं है। क्यों नहीं है तर्कसंगत? क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। राजनीतिक विकास अलग चीज है और आर्थिक विकास अलग चीज है। दूसरी मान्यता है कि औद्योगिक समाजों के लिए विशिष्ट राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास, कुछ विचारक राजनीतिक विकास को औद्योगिकरण से जुड़ा हुआ मानते हैं, यानी औद्योगिक जीवन भी एक सामान्य राजनीतिक जीवन को प्रकट करता है जिसको हर समाज माना चाहता है। कौन सा समाज है जो समृद्ध नहीं होना चाहता? ठीक है ना। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन से जोड़ दिया गया है। तो लुसियन पाई इस धारणा को भी स्वीकार नहीं करते, वो पहले ही वाली बात को रिपीट कर देते हैं कि भैया आर्थिक विकास एक अलग चीज हो गई और राजनीतिक विकास एक अलग चीज हो गई। किसी देश का हो सकता है कि आर्थिक विकास बहुत हुआ हो लेकिन वहाँ राजनीतिक विकास ना हुआ हो, वहाँ लोगों को जो बुनियादी अधिकार हैं वो प्राप्त ना हो, और वैसे वो देश काफी समृद्ध हो।
तो कहते हैं कि अलग अलग चीजें हैं। इसके बाद है राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास। तो कॉलमैन, लिपसेट जैसे विद्वान मानते हैं कि विकसित और आधुनिक पश्चिमी देशों का अनुसरण ही राजनीतिक विकास है। मतलब अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज जो बहुत डेवलप्ड हैं उनको फॉलो करते हैं, तो वैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। पाई कहता है कि पिछड़े और विकासशील देशों की अपनी परंपराएं, रीति रिवाज हैं, तौर तरीके हैं, और जिन्हें केवल पश्चिमी देशों के अनुसरण के नाम पर कोई भी देश त्याग नहीं सकता। हर देश की अपनी एक खासियत होती है। फॉलो करने का मतलब ये थोड़ा है कि हम उनकी हर चीज को फॉलो कर लेंगे। इसके बाद चौथी मान्यता है कि राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में राजनीतिक विकास। तो एक आधुनिक राष्ट्रीय राज्य में जरूरी राजनीतिक जीवन का संगठन और राजनीतिक कार्यों को पूरा करने की क्षमता ही राजनीतिक विकास है। मतलब एक मान्यता ये है कि वहां पर प्रॉपर एक पॉलिटिकल लाइफ का ऑर्गेनाइजेशन है, और वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल जो काम है उनको अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। पाई कहता है कि राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास को सुनिश्चित करने की जरूरी शर्त तो है, किंतु ये केवल पर्याप्त नहीं है। हमारे अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन ये राजनीतिक विकास से जुड़ी हो ये जरूरी नहीं है। इसके बाद है प्रशासकीय और वैधानिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास। पार्सन्स और वेबर ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रशासकीय और वैधानिक संस्थाओं का विकास ही राजनीतिक विकास है। यानी ये जो संस्थाएं हैं ये कहीं पर भी किसी भी देश में बहुत मजबूत स्थिति में है, निष्पक्ष हैं, पूरी तरह से विकसित हैं, तो हम वहां पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट को मान सकते हैं। पाई कहता है कि इन संस्थाओं पर ज्यादा जोर एक राजनीतिक व्यवस्था में असंतुलन को पैदा कर सकता है, जो राजनीतिक विकास में बाधा पहुंचाता है। छठवीं मान्यता कि बहुसंख्यक जन समुदाय के रूप में राजनीतिक विकास। जनता की राजनीतिक कार्यों में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता ही राजनीतिक विकास है। ज्यादा से ज्यादा जनता एक्टिव रोल अपना प्ले करे, सक्रिय हो पॉलिटिक्स में। तो पाई कहता है कि नहीं, ये भी राजनीतिक विकास नहीं है। इससे क्या होगा कि जनता को भड़काने वाले, अगर हम ऐसा मान के चलेंगे, तो भ्रष्ट नेताओं की बाढ़ आ जाएगी। नेतागण जो हैं वो जनता की भावनाओं से खेलेंगे और जनता को भ्रमित करेंगे, उनको ना बिल्कुल भ्रम की स्थिति में ले जाएंगे, असमंजस की स्थिति में ले जाएंगे। सातवीं मान्यता है कि लोकतंत्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास। लोकतांत्रिक संस्थाओं और इनके प्रति लोगों की निष्ठा का विकास ही राजनीतिक विकास है। ऐसी एक मान्यता ये भी है कि जितनी भी जैसे संसद के प्रति हमारी निष्ठा है, हमारी न्यायपालिका है, तो इनके प्रति जो है निष्ठा का विकास ही हम निष्ठा रखते हैं, तो ये राजनीतिक विकास है। पाई कहता है कि विकास और लोकतंत्र दो अलग अलग बातें हैं और इनको एक साथ जोड़ना गलत है। डेमोक्रेसी एक अलग चीज है और विकास अलग चीज है। कोई देश ऐसा हो सकता है जहाँ डेमोक्रेसी तो है लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट पूरा ना हो, लोग बहुत जागरूक ना हो, पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत दिलचस्पी ना लेते हो, अधिकारों के बारे में उनको कोई ज्ञान ना हो, ना कर्तव्यों के बारे में उनको कोई ज्ञान हो। इसीलिए लोकतंत्र और विकास अलग अलग यहाँ पर हो जाते हैं। आठवीं मान्यता स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तनों के रूप में राजनीतिक विकास। तो एक राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता है, कोई पॉलिटिकल सिस्टम है तो उसमें क्या है कि वो टेम्परेरी नहीं है, उसमें बहुत जल्दी जल्दी बदलाव नहीं होते, और यदि उसमें बदलाव होते भी हैं तो वो व्यवस्थित हो, है ना, चरणबद्ध रूप से हो, शांतिपूर्ण हो, तो वहां राजनीतिक विकास है। जैसे आप देखते हैं कि किसी सरकार से जनता जब नाखुश होती है तो क्या है कि हमारे पास क्या हथियार होता है उस सरकार को बदलने का। हम कोई हिंसा नहीं करते, रक्तपात नहीं करते, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक साधन से यानी चुनाव से हम एक सरकार को हटाकर दूसरी सरकार को सत्ता में ले आते हैं। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि बदलाव उस एक पॉलिटिकल सिस्टम में हाल शायद नहीं होते, लेकिन हो
तो वो व्यवस्थित हो, तो ये राजनीतिक विकास है। लेकिन पाई कहता है कि ये दृष्टिकोण ये तो बताता ही नहीं है कि एक राजनीतिक व्यवस्था में कितनी स्थिरता होनी चाहिए और जो बदलाव हैं वो किस उद्देश्य से किए जा रहे हैं। तो ये नजरिया भी ठीक नहीं है। राजनीतिक विकास की विशेषताएं। इसके बाद लुसियन पाई ने अपनी कुछ बातों को रखा है। तो लुसियन पाई ने जो बातें रखी हैं, इसमें पहला है समानता। तो इन्हें हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे भाग लेने की समानता। सभी लोग सार्वजनिक और सामूहिक स्तर पर व्यवस्था में भाग लेंगे ताकि वो सक्रिय हो सकें, जागरूक हो सकें। पहली चीज क्या है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए? समानता। इसमें भी पहली चीज है भाग लेने की समानता। दूसरी है कानून की समानता। कानून राज्य के सभी लोगों पर जहां पर लागू होते हों। तीसरा है अवसरों की समानता। राज्य के तमाम पदों पर भर्ती केवल योग्यता और कुशलता को देखकर ही की जाए। ऐसा नहीं है कि आप प्रभाव, पद, स्थिति, रुपया पैसा देखकर पदों पर भर्ती कर दी जाए। तो इन 3 बातों से लुसियन पाई कहते हैं कि ये पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यवस्था में समानता का स्तर क्या है। तो समानता के स्तर से ही फिर राजनीतिक विकास का स्तर तय होता है। दूसरी बात उन्होंने कही है क्षमता, कैपेसिटी। तो राजनीतिक विकास का स्तर इससे भी मापा जा सकता है किसी भी देश का। इससे प्रशासन की क्षमता को नापा जाता है। जैसे किसी राज्य या सरकार में आवश्यक कार्यों को पूरा करने की क्षमता कितनी है। दूसरा, सार्वजनिक नीतियों को लागू करने की क्षमता कितनी है। नीतियां तो बनानी पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेकिन उसको क्या सरकार पूरे तौर पर लागू कर पाई या ना नहीं कर पाई। तीसरा, प्रशासन का दृष्टिकोण कैसा है, विवेकपूर्ण है या धर्मनिरपेक्ष है। ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन भेदभाव करता हो लोगों के बीच में, कट्टरतावादी विचारधारा वाला हो या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव करता हो। तो ये भी देखना पड़ेगा कि प्रशासन विवेक से काम लेता हो और सभी सर्वजन हिताय जैसी भावना को रखता हो। तो क्षमता के आधार पर कि एक राजनीतिक व्यवस्था अपने कार्यों का निष्पादन किस प्रकार से करती है, हम उस देश के राजनीतिक विकास के स्तर को नाप सकते हैं। तीसरा है विभेदीकरण। इसका मतलब है कि समाज या राज्य के विभिन्न अंगों, पदों और विभागों को स्पष्ट करना और उनके कामों को स्पष्ट करना कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट किस काम को करेगा, ताकि जो व्यवस्था है उसमें संतुलन रहे और व्यवस्था में फूट पैदा न हो। तो ये 3 स्तर लुसियन पाई ने बताए हैं। कौन कौन से हो गए? एक तो आपका समानता हो गया, दूसरा आपका क्षमता और तीसरा है विभेदीकरण। के काम को भी बहुत खूबसूरती से विभिन्न हिस्सों में बांट दिया जाए ताकि सभी जो हिस्से हैं वो अपने अपने कामों को तरीके से करें। तो ये 3 चीजें हैं। अगर किसी पॉलिटिकल सिस्टम है तो हम वहां पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में पता कर सकते हैं कि वास्तव में वहां पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट कितना हुआ है। इसके बाद CH डॉक, इन्होंने भी राजनीतिक विकास की 4 विशेषताएं बताई हैं। तो पहला इन्होंने कहा है कि राजनीतिक जन सहभागिता और अवसरों की समानता। सभी लोग राजनीति में समान रूप से भाग ले सकें और सरकारी पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के सभी को बराबर मौके मिलें। दूसरा, नीतियों को लागू करना। एक राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, उनको तय करने और उनको लागू करने की क्षमता हो। तीसरा है कार्यों का विभिन्नीकरण, यानी राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण, उनका बंटवारा ऐसा हो कि उनकी पूरी एकता के लिए खतरा ना पैदा करे। इस तरह से आप कामों को बांटते हैं कि सब एक अपना अपना काम करें, कोई किसी के जो मामले हैं उनमें दखलंदाजी ना करे। तो इस तरह से कमोबेश ये भी CH डॉक भी वही बात कह रहे हैं जो इससे पहले लुसियन पाई ने कही है। चौथा, राजनीतिक प्रक्रियाओं का लौकिकीकरण। राजनीतिक प्रक्रियाएं जनता पर ऐसे लागू हों जिससे राजनीतिक, धार्मिक उद्देश्यों और प्रभावों का उन पर कोई असर ना हो, यानी मुक्त रहें। पॉलिटिकल प्रोसेस इस तरह से जनता पर लागू होनी चाहिए कि वो किसी भी प्रकार का धर्म, वंश, जाति आदि के आधार पर कहीं कोई भेदभाव न करे। इसके बाद ओगेंस्की ने राजनीतिक विकास का मतलब आर्थिक विकास से लिया है और इन्होंने भी अपनी राय रखी है। इन्होंने भी राजनीतिक विकास की 4 विशेषताएं बताई हैं। पहली है राजनीतिक एकीकरण।
पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सरकार द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण रखकर आर्थिक विकास को गति दी जाती है। अब जनसंख्या ज्यादा होगी तो क्या होगा? भुखमरी है ना, बेरोजगारी है, अराजकता है। तो कोई भी देश अगर विकास अपना करना चाहता है, तो सबसे पहले क्या है कि जनसंख्या पर नियंत्रण करे और अपने आर्थिक विकास को गति दे। दूसरा औद्योगिकरण, तो इसमें पूंजी को, कैपिटल को इकट्ठा करके औद्योगिक क्रांति लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसमें एक कमी है कि केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे के लिए संघर्ष पैदा हो जाता है। भाई केंद्र है वो अपने रिसोर्सेज राज्यों को ज्यादा देना नहीं चाह रहा, राज्य चाह रहे हैं कि हमें दिया जाए, तो वहां टकराव की स्थिति सेंट्रल और स्टेट के बीच में देखने को मिलती है। तो ये संघर्ष सभी व्यवस्थाओं में देखने को मिलता है, चाहे आपकी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हो या साम्यवादी शासन व्यवस्था हो या फांसीवादी शासन व्यवस्था हो। अगला है राष्ट्रीय लोक कल्याण। जनता के कल्याण के लिए उपाय इस स्टेप में किए जाते हैं। उसके बाद है अंतिम चरण, समृद्धि की अवस्था। मतलब जनसंख्या पर नियंत्रण से चले, औद्योगिकरण को लाया, उसके बाद पब्लिक वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाई गई और उसके बाद समृद्धि आई किसी भी देश में। तो ये अवस्था कैसी है? ये सहभाग यानी बराबर की भागीदारी की, एकीकरण, एकता और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई है। यानी सभी को जो भी फायदे होंगे या लाभ होंगे तो वो सब में उसका बंटवारा बराबर होगा। आमंड और पवेल ने भी राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं बताई हैं। पहला है इसमें भूमिका विभिन्नीकरण। तो संरचनाओं का विभिन्नीकरण इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भूमिका का विभिन्नीकरण है। संरचनाएं जो होती हैं ये हो सकता है किसी देश में अलग अलग हो, प्रॉपर तरीके से हो, लेकिन वो संरचना जिस काम के लिए बनी है उस काम को वो संरचना ना करती हो। तो यहाँ पर जैसे रूस का उदाहरण दिया है कि पूर्व सोवियत संघ में जब मतलब जो था रशिया से पहले बना हुआ 1991 तक, तो वहां पर हम देखते हैं कि शासन का पूरा स्ट्रक्चर था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब थे। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक दलीय शासन व्यवस्था थी वहां, वो ही सर्वे सर्वा थी। कम्युनिस्ट पार्टी ही अपने आप में व्यवस्थापिका भी थी, अपने आप में वो कार्यपालिका भी थी और अपने आप में वो न्यायपालिका भी थी, वही सारे काम करती थी। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर पूरा हो सकता है, लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर जैसा चाहिए वैसा काम नहीं कर पा रहा है तो फिर वो किसी काम का नहीं।